बताना जैसे। गुड इवनिंग बच्चों, राधा मेमोरियल एजुकेशनल सेवा संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो लेटेस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सप्लाई सिस्टम। ठीक है, सप्लाई सिस्टम कितने तरीके का बन सकता है, तो हमारे सामने आया था 10 तरीके का। 3 तरीके उसमें के जो थे वो डीसी टाइप के थे, जिसको हम लोग हाई वोल्टेज सिस्टम बोलने के कारण उसको बोलते हैं HVDC सिस्टम था। उसके साथ साथ हमारे पास 7 सिस्टम जो थे वो AC के थे। ठीक है, तो हम वहाँ पे इकोनॉमिक कंसिडरेशन लेके देख रहे थे किस पर्टिकुलर सिस्टम में कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर सबसे कम आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर के लिए हमने एक सबसे पहला जो सिस्टम लिया था HVDC का, उसी को हमने रेफरेंस मान लिया था और उसके लिए कोफिशिएंट यूज़ किया था K। ठीक है, और K इज इक्वल टू आपके पास था, याद करिए जो भी K का मान था। दिस वन इज अ सप्लाई सिस्टम, शायद अब लिखने की ज़रूरत नहीं है कितने टाइप के थे। गुड इवनिंग गणेश गुप्ता, गुड इवनिंग भोला शर्मा, गुड इवनिंग मनोज राय, गुड इवनिंग शिवम अस्थाना, गुड इवनिंग दिनेश उपाध्याय, गुड इवनिंग। तो चले आगे। P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर इंटू W, यही था शायद आपके पास, और यहाँ पे 4 था। ठीक है, जिसमें कांस्टेंट आपने मान लिया था। ये फर्स्ट सिस्टम था। फर्स्ट सिस्टम के बाद जो आपका बाइपोलर सिस्टम था उसमें आपने देखा था कि 0.25 के आया था। उसके बाद जो आपका 3 कंडक्टर था 3125 के आया था। तो ये तीनों DC का हमने कंपैरिजन कर लिया था। संतोष कुमार कह रहे हैं दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है संतोष? पढ़ा लो आप, इंप्रूव कर लो, सब दिखना शुरू हो जाएगा। सब आ जाइए। दिखाई दे रहा है सबको? तो नेक्स्ट हमारे पास अब AC सिस्टम आएगा, और AC सिस्टम दिख रहा है सबको? दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। वहीं रहने दो, बड़ा करो। सही है सर, सब तो कह रहे हैं सही है, उसको बड़ा कर लो। तो अब देखो HVAC में आते हैं। AC सिस्टम में हम लोग आते हैं, और सबसे पहला था आपके पास, या इसको 4 पॉइंट हम लोग बोलेंगे क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं। तो 4 पॉइंट हमारे पास था सिंगल फेस 2 कंडक्टर विथ 1 कंडक्टर अर्थ। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखिए, यहां पे AC जनरेशन हो रहा, और जब AC जनरेशन हो रहा तो दिस वन इज अ सिंबल इज द अल्टरनेटर का वाइंडिंग का होगा, और ये सिंगल वाइंडिंग का है। दिस वन इज अ अर्थ है, ये लाइन आपकी जा रही है। ओके, दिस वन इज अ ट्रांसमिशन लाइन, और ये आपका लोड हो गया, ये लोड इनका हो गया, ये जनरेशन इनका हो गया। ठीक है, दिस वन 4th सिस्टम है, इसलिए यहाँ जो करंट होगा I4 होगा। ठीक है, यहाँ पे परफेज जो परफेज वोल्टेज है, दिस वन इज अ, आपने माना है मैक्स वोल्टेज बिटवीन द फेस टू द अर्थ है, इसको आपने पहले से मान लिया है। कंपैरिजन करना है कंडक्टर का, ध्यान से देखिएगा। जो पावर डिलीवर्ड होगा P इज गिवन बाय द VRMS इंटू IRMS cos phi L। मान लिया लोड का PF, यहाँ पावर फैक्टर लेना पड़ेगा क्योंकि AC है। लोड PF इज गिवन बाय द cos phi L। ओके, तो नाउ आपको मालूम है साइनसॉइडल सिग्नल आप AC में यूज करते हो, तो आपको पता होगा RMS इज गिवन बाय द मैक्स अपॉन √2। ओके,
दिस रिलेशनशिप बिटवीन द आरएमएस वोल्टेज एंड द मैक्स वोल्टेज इन द एसी सिस्टम, जहां पे हम सिग्नल यूज कर रहे हैं कौन सा, अल्टरनेटर में कौन सा, साइनोसाइडल। अगर ये स्टेप सिग्नल होता आरएमएस इज इक्वल टू द मैक्स, हर एक टाइप के जो रूप या शेप अलग अलग सिग्नल का होगा उसके अकॉर्डिंग उनके आरएमएस और मैक्स के रिलेशनशिप भी अलग अलग होंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, अब ये फोर्थ सिस्टम है, तो I4 मान लिया ये आरएमएस करंट है, I4 इज गिवन बाय द P अपॉन V आरएमएस है, तो दिस वन इज गिवन बाय द VM अपॉन √2, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय द cos phi l। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा। अब देखो यहाँ पे दो कंडक्टर हैं, जो करंट यहाँ से आएगा वही करंट यहाँ से पास हो जाएगा। ध्यान देखिएगा, हम केवल इतने सिस्टम की एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन बस इतना ही है, इतने ही सिस्टम की एनालिसिस कर रहे हैं और हम ना तो आगे की एनालिसिस कर रहे हैं, दैट्स मीन ना तो लोड इनका हम एनालिसिस कर रहे हैं, ना तो हम जनरेशन इनका एनालिसिस कर रहे हैं, केवल हम एनालिसिस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन सिस्टम का। ठीक, तो ध्यान से देखिए, हमने मान लिया था पहले से लॉस सब में सेम होगा, ठीक है, इस तरह डिजाइन करना होगा। तो हाउ मच इज द लॉस, W इज गिवन बाय द, यहां से भी करंट पास हो रहा है, यहां से भी करंट पास हो रहा, तो दोनों जगह रेजिस्टेंस है, तो दोनों में लॉस होगा 2I4 स्क्वायर R4। कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत बताइएगा। नेक्स्ट 2I4 का स्क्वायर दैट्स मीन मल्टीप्लाइड बाय द ये √2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2P स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर cos स्क्वायर phi l एंड R4 इज गिवन बाय द ρl अपॉन A4। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ तो वही है, यहां से यहां सेम माना था हमने, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का हमने कहा था मेटेरियल भी सेम, कॉपर मान लो आप, A4 मतलब करंट बदल गया, I4 करंट हो गया तो उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो जाएगा, तो A4 हमने मान लिया। नाउ व्हाट इज द A4, A4 इज गिवन बाय द, A4 इज गिवन बाय द, ध्यान से देखिए, 4P स्क्वायर ρl अपॉन VM स्क्वायर cos स्क्वायर phi l इंटू W। ओके, नेक्स्ट A4 आ गया, आयतन निकालना है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, तो व्हाट विल बी द आयतन, कंडक्टर का आयतन बराबर हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना लंबा है, तो एक L है, दूसरा L है, दैट्स मीन 2L, और ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 4P स्क्वायर ρl स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर cos स्क्वायर phi l इंटू W। नाउ कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, तो स्टैंडर्ड से जब कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ध्यान देखिए, K अपॉन cos स्क्वायर phi l। इसका मतलब अगर हमने सिंगल फेज 2 कंडक्टर विथ 1 कंडक्टर अर्थ का सिस्टम यूज किया तो वहां पे जो कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 2K अपॉन cos स्क्वायर phi l। देखो आप समझ में आना शुरू हो गया होगा, क्यों बोला जाता है कि पावर फैक्टर को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, और पावर फैक्टर इतना इंप्रूव करना है कि ये यूनिटी के पास हो जाए। अगर पावर फैक्टर का मान जितना पुअर होगा उतने आपका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने कम लिया तो हीटिंग होगा, और हीटिंग होगा तो 100% है कंडक्टर मेल्ट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे पावर फैक्टर पुअर होगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़े। अभी लड़के ग्रुप में नहीं भेजा क्या, ग्रुप में मैंने नहीं भेजा, भेज दें क्या? तो आप लोग ग्रुप में सेंड कर दो, ये क्लास चल रही है। सबको वॉइस ऑडिबल है?
तो ये आपके पास सिस्टम था। तो देखो एक काम करते हैं, ऐसे ही सबकी एनालिसिस करना है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, ये सिंगल फेस 2 कंडक्टर का हो गया, सबको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने अगर एक की एनालिसिस कर लिया तो सेम तरीका सब में यूज़ करना पड़ेगा। एक हम 2 फेस का ले लेते हैं और एक उसके बाद 3 फेस का ले लेते हैं, जिससे आपको ये समझ में आए कैसे आप एनालिसिस करते हो, सबके सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं 5वें में ना आके सीधे आते हैं इसके आगे, और उसके बाद आपको दिखा देंगे एक टेबल बना के कि कंपैरिजन करने पे जिसका कॉस्ट सबसे कम आएगा उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, जो भी सिस्टम हो 6 हो या 7 हो, जो भी इसका नंबरिंग हो। नेक्स्ट हमारे पास है 2 फेज 3 कंडक्टर मेथड। दैट मीन 2 फेज का सप्लाई है एंड उसमें 3 कंडक्टर जा रहे हैं। दैट मीन ये न्यूट्रल को भी लेके जा रहा है ये। तो देखो पहला जनरेशन पहले फेज का ये हो गया, ठीक है, एंड दूसरे फेज का ये हो गया, ध्यान से देखिएगा। तीसरा न्यूट्रल भी निकल के आया, दिस वन इज अ लोड 2 फेज का है, तो लोड 2 फेज में डिवाइड हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा ये 2 फेज में डिवाइड हो गया है, ओके। ध्यान से एकदम देखिएगा, जो भी वोल्टेज होता है आपको पता है कि मैक्स वोल्टेज जो हम लोग लेते हैं फेज और न्यूट्रल के बीच में लेते हैं ओवरहेड में। अभी ओवरहेड की हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहां भी वीएम होगा और यहां भी वीएम होगा, क्लियर है ना। एकदम बहुत ध्यान से यहां समझिएगा, 3 फेज का सिस्टम है। जो भी सिस्टम की एनालिसिस होती है, याद रखिएगा सिस्टम एनालिसिस जो होती है वो ऑलवेज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में होगा? बैलेंस कंडीशन में होगा एंड पर फेज होता है, याद रखिएगा पर फेज। वट एवर द फेजेस, जो एनालिसिस होता है स्टडी स्टेट का वो पर फेज होता है, ठीक है। तो पर फेज एनालिसिस होगा यहां भी। तो टोटल पावर P भेजना है, टोटल पावर P भेजना है, तो पर फेज पावर कितना हो जाएगा? पर फेज पावर इज गिवन बाय द P/2, पर फेज एनालिसिस होगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट बैलेंस कंडीशन है, तो यहां से दैट्स मीन अगर ये 6वां सिस्टम था, I6 करंट यहां से जा रहा था, I6 करंट इधर जा रहा था। अब दो फेज की जो बाइंडिंग होती है उनका जो वोल्टेज होता है एक दूसरे से 90 अंश डिस्प्लेस होता है, ठीक है। अगर ये V1 है ये V2 है तो दोनों 90 अंश पे डिस्प्लेस होंगे। तो जो न्यूट्रल पॉइंट होता है जिसमें है न्यूट्रल वायर, तो न्यूट्रल वायर ऑलवेज याद रखिएगा न्यूट्रल वायर परिणामी ऑफ द ऑल वोल्टेजेस होता है। तो 2 फेज का वोल्टेज है तो इसका जो परिणामी होगा वही न्यूट्रल होगा, ठीक है। और जब ये न्यूट्रल है तो परिणामी निकालना है, तो यहां से इसके समानांतर और यहां से इसके समानांतर एक रेखा खींचा जाए, जहां काट दे वही परिणामी होगा। दिस वन इज अ परिणामी वोल्टेज। और परिणामी वोल्टेज आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा। दिस वन इज अ फॉर्मूला यूज्ड फॉर द 2 फोर्सेस एक्टेड इन एंगल। किसी एंगल पे अगर अल्फा पे वो लगे हुए हैं, यहाँ 90 अंश पे लगे हुए हैं, तो इनका परिणामी कितना होगा? इसका परिणामी ये आपने पढ़ा होगा। तो देखो VR दैट्स मीन वोल्टेज परिणामी कितना हो जाएगा? ध्यान देखना, ये भी वोल्टेज वही है, ये भी वोल्टेज वही है, ठीक है। तो हो जाएगा √2VM। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा, ठीक है। और अगर आप RMS में लिख रहे हो तो ये परिणामी वोल्टेज √2RMS होगा, ओके। तो देखो अगर यहाँ I6 करंट है, यहाँ I6 करंट है, तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ वोल्टेज वैसे करंट का रिलेशनशिप, दैट्स मीन यहाँ से जो करंट होगा वो √2I6 होगा। तो न्यूट्रल करंट यहाँ पे सब लड़के सोचते हैं न्यूट्रल करंट, कभी कभार पूछा जाता है कि अगर सिंगल फेज का सिस्टम है तो न्यूट्रल में कितना करंट होगा? जितना फेज में करंट होगा। अभी देखो आपको सामने दिखाया था, यही करंट फेज से गया था, सिंगल फेज सिस्टम था, वही करंट न्यूट्रल से लौट आया। तो कोई पूछे कि जो करंट फेज में था वही करंट न्यूट्रल में है, तो कौन सा सिस्टम है? वो सिंगल फेज का सिस्टम है। और कौन सा? 2 कंडक्टर 1 कंडक्टर अर्थ। किसी ने कहा कि फेज से ज्यादा करंट न्यूट्रल में है,
फेज से ज़्यादा करंट न्यूट्रल में है तो समझ जाइएगा वो टू फेज सिस्टम है और उसका कितने कंडक्टर है, 3 कंडक्टर है। किसी ने कहा न्यूट्रल में 0 करंट है, बहुत ध्यान समझिएगा ये, ठीक है। कोई कहे ये गलत आपने लिखा है, शिवम अस्थाना 1.5 गुना नहीं होगा, √2 टाइम्स गुना होगा, आपके सामने प्रूव किया हूँ मैं, ओके। किसी ने कहा कि जितना फेज में उतना न्यूट्रल में, 10 मिनट सिंगल फेज। किसी ने कहा न्यूट्रल का करंट ज़्यादा है, न्यूट्रल का तार मोटा दिख रहा है फेज करंट से, समझ जाइए टू फेज का सिस्टम है, टू फेज सिस्टम है और 3 कंडक्टर का वो मेथड है। किसी ने कहा न्यूट्रल में करंट 0 है, वो बताइए, तो कहिए 3 फेज 4 वायर का सिस्टम है। देखो 3 फेज 4 वायर दिखा दे रहा हूँ, इसका भी यही फेजर से दिखा दे रहा हूँ, ये भी दिख गया, जबकि मैं अभी आने वाला हूँ उससे पहले यही दिखा दे रहा हूँ फेजर से। 3 फेज सिस्टम में तीनों फेजर एक दूसरे से 120 अंश डिस्प्लेस्ड होते हैं। ये आर हो गया, ये वाई बी हो गया और ये वाई हो गया जो 120 अंश पीछे है, क्लियर है ना। 120 अंश फेजर ऑलवेज रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, सबको दिखना चाहिए और नहीं दिख रहा हो बताइएगा, ठीक। तो देखो ध्यान से, अब इन तीनों का परिणामी जो होगा वही न्यूट्रल होगा, इन दोनों का जो तीनों का परिणामी होगा न्यूट्रल होगा। ध्यान से देखिएगा, परिणामी निकाल रहा हूं मैं, ठीक। परिणामी निकालने के लिए देखो ये दोनों 120 पे लगे हैं, या तो इसको निकाल लो, वहां से कर लो, कहीं से भी कर सकते हो। तो ये दोनों अगर 120 पे लगे हैं यहीं से निकाल लो, ये इधर आया, या चलो इसी को हम, इसी दोनों का परिणामी अच्छे से दिख जाएगा, यहाँ से इसके पैरेलल और यहाँ से इसके पैरेलल, जहाँ काट दे यही रिजल्टेंट हो गया, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट। तो दोनों 120 अंश पे लगे हैं, सब वोल्टेज बैलेंस है, तो हो जाएगा फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, अगर सेम बल किसी एंगल पे लगे हैं तो यही पढ़ा होगा 2p cos α/2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अल्फा 10 मिनट इसके बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा 2v cos α 10 मिनट cos 60 अंश और cos 60 अंश 10 मिनट 1/2, क्लियर है ना, 1/2 10 मिनट, ये कितना हो जाएगा v। अब देखो इधर भी v इधर भी v, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम में ये न्यूट्रल में करंट जो होगा वो 0 होगा, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। न्यूट्रल में करंट 0 होगा, सिंगल फेज कंडक्टर में न्यूट्रल में जो करंट होगा वही फेज करंट होगा। इसीलिए जितना मोटा आप देखो घर में 2 तार लेके जाते हो, जितना मोटा आपका फेज का तार होगा उतना ही मोटा न्यूट्रल का भी तार होगा, ठीक है। 2 फेज 3 वायर सिस्टम में, 2 फेज 3 वायर सिस्टम में टू फेज 3 वायर कंडक्टर जो सिस्टम है उसमें न्यूट्रल का तार मोटा हुआ है क्योंकि यहां से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ओके, ये याद रखिएगा। तो अभी तो 2 फेज का हम बात कर रहे थे, 2 फेज का यही है, ठीक। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कितना कंडक्टर का दाम आएगा, खर्चा कितना आएगा, क्योंकि इकोनॉमी हम चेक कर रहे हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वो इसी का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ से इतना करंट होगा, यहाँ पे ये करंट है, यहाँ पे ज़्यादा करंट होगा, 1.414 टाइम्स ज़्यादा होगा देन द फेज करंट से, क्योंकि 2 बल अगर 90 अंश पे लगे हैं तो उनका परिणामी √2p होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है फोर्स के टर्म्स में, लेकिन यहाँ भी हमने ये पढ़ा हुआ है, तो ये सही है, ठीक। तो आइए तो ध्यान से देखिएगा, इधर पर फेज एनालिसिस होना है बस। अब जो पावर भेजना है वो कितना होगा, P/2। अब टोटल पावर नहीं स्टडी करना, P/2 पर फेज, P/2 VRMS IRMS cos थीटा, तो VRMS दैट्स मीन VM/√2, IRMS दैट्स मीन 6 वाला है तो 6 इंटू cos φl, जहां लोड का ये पावर फैक्टर है। तो I6 इज गिवन बाई द, ध्यान से देखिएगा, P/√2 VM cos φl, ओके। I6 इतना हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा। चले नेक्स्ट, करंट आ गया, तो व्हाट इज द लॉसेस, ध्यान से देखना। टोटल लॉस इस कंडक्टर में होगा, इस कंडक्टर में होगा, न्यूट्रल में भी होगा। तो I6 का स्क्वायर R6 ऊपर वाले में, I6 का स्क्वायर R6 नीचे वाले तार में, फिर I न्यूट्रल का स्क्वायर R न्यूट्रल,
क्योंकि न्यूट्रल में करंट दूसरा है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दूसरा होगा, तो उसका रेजिस्टेंस भी दूसरा होगा। देयरफॉर हमने RN IN से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ना कि हमने लिख दिया R6, ठीक है। तो लेकिन आपको इसका याद है व्हाट इज द रिलेशनशिप, IN बराबर देखो लिखा आपने √2I6, तो उसका मिल जाएगा हम लोग रिलेशनशिप। तो I6 स्क्वायर R6 प्लस I6 स्क्वायर, इसको 2 कर लेते हैं 2I6 स्क्वायर R6 प्लस ये स्क्वायर हो रहा तो 2I6 स्क्वायर और ये RN, दैट्स मीन्स अभी RN ही लिख रहे हैं क्योंकि R6 और RN में भी रिलेशनशिप चाहिए। तो देखो इधर R बराबर रो L अपान A होता है, ठीक है। तो R6 बराबर रो L, कॉपर ही है, रो कांस्टेंट रहेगा, L दूरी सेम है और ये A6 हो गया। लेकिन RN बराबर कितना होगा, रो कॉपर यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, लेंथ वही है लेकिन यहाँ लिख दिया AN, ठीक है। नाउ कंपेयर द फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट और टू को अगर हम कंपेयर करें देखो क्या मिल रहा, R6 अपान RN इज इक्वल टू द, ध्यान से देखिएगा, रो एल कट जाएगा, बचेगा AN अपान A6। क्लियर है ना, कोई दिक्कत हो तो तुम बता देना। दैट्स मीन सिस के टर्म में हमें निकालना है, सिस के टर्म में देखो, फिर यहाँ पे देखना I इज प्रोपोर्शनल टू द A, ठीक। तो आपके सामने है I6 इज प्रोपोर्शनल टू द A6 हो जाएगा और I न्यूट्रल इज प्रोपोर्शनल टू द A न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। करंट डेंसिटी सेम है क्योंकि कॉपर का नाम ले रहे हैं हम। तो R6 अपान RN इज इक्वल टू द AN दैट्स मीन्स IN एंड A6 दैट्स मीन्स I6, और IN और I6 का आपने अभी भी रिलेशनशिप यहाँ भी लिखा हुआ है कि IN अपान I6 इज गिवन बाई द, हो जाएगा R6 अपान √2 इज गिवन बाई द RN। तो देखो रिलेशनशिप आ गया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द RN एंड R6, ओके। RN और R6 के बीच का रिलेशनशिप कितना होगा ये भी निकल के आ गया। तो दिस कैन बी रिटन एज 2I6 का स्क्वायर R6 प्लस 2I6 का स्क्वायर RN, दैट्स मीन रिटन एट R6 और इसको हमने √2 कर दिया। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको ज़रूर पूछिएगा, किसी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा, किसी को कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ पूछिएगा। तो दिस W इज इक्वल टू द 2 प्लस √2 I6 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे P स्क्वायर थोड़ा सा टिपिकल है ये, अपॉन 2 VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई L, ओके। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछेगा। I6 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय द R6 रो L अपान A6, ओके। कोई दिक्कत हो तुरंत पूछिएगा। तो नाउ A6 इज गिवन बाई द, हो जाएगा 2 प्लस √2, दैट्स मीन इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपान √2 P स्क्वायर रो L अपान VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई L इंटू A6 W। किसी को कन्फ्यूजन हो तुरंत पूछिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल, इसको इरेज कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ मैं, मिटाना पड़ेगा क्योंकि अब हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया है, अब हमें आयतन निकालना है। तो इस सिंबल को, इस पिक्चर को इरेज कर दे रहा हूँ मैं। इन ध्यान रखिएगा पिक्चर में क्या था। तो देखो टोटल आयतन, ध्यान से देखते रहिएगा, आयतन कितना लगेगा। एक ऊपर वाला कंडक्टर था, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A6 था और लेंथ L था। एक नीचे वाला था A6L था और एक न्यूट्रल था A न्यूट्रल इंटू L, ओके। A न्यूट्रल इंटू L, ठीक। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बता दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत बताइएगा। अब देखो A6L 10 मिनट 2 बार हो गया तो 2A6L। अब देखो AN, ये कितना गुना ज़्यादा है, A6 से √2 टाइम्स, √2 टाइम्स ज़्यादा है, तो हो जाएगा √2A6 इंटू L और ये हो गया 2 प्लस √2 A6 इंटू L। A6 का मान वहाँ से रख दीजिए, 2 प्लस √2 A6
दैट्स मीन 1 + 1/√2 और पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई एल इंटू डब्ल्यू। ओके, दिस मीन टोटल आयतन, कितना आयतन लगेगा अगर आपने यूज कर लिया 2 फेज 3 कंडक्टर मेथड। 2 फेज 3 कंडक्टर मेथड आपने यूज किया तो दिस वन इज द अमाउंट ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिटिंग द पावर फ्रॉम द जनरेशन इनटू द लोडिंग। ओके, दिस वन इज द अमाउंट ऑफ पावर, अमाउंट ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिटिंग द पावर फ्रॉम दिस इनटू द दिस इन। अब देखो इसको हमें लिखना है, कंपैरिजन करना के टर्म में लिखना, तो 4 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखो ये आपका कितना हो जाएगा के अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, तो दैट्स मीन ये लिखा जाएगा 2 + √2 और ये हो जाएगा 1 + 1/√2 अपॉन 4 इसमें के अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। तो देखो और के सापेक्ष और भी ये टिपिकल इसका टर्म्स आ रहा है और ज़्यादा आयतन यहाँ पे लगेगा, तो ये वाला मेथड तो यूज़ ही नहीं करना है। दिस मेथड कभी हमें यूज़ ही नहीं करना है कि जिसका मान इतना टिपिकल है 2 + √2 1 + 1/√2 अपॉन 4 जिसमें के अपॉन कॉस स्क्वायर फाई एल। तो ये मेथड और नहीं यूज़ होता है, लेकिन एक आपको मुझे तरीका बताना था कि कैसे हम लोग 2 फेज की एनालिसिस करते हैं। 2 फेज की एनालिसिस कैसे करते हैं ये आपके सामने आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट हम 3 फेज में आ जाते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो किसी को पूछ ले, कोई कुछ पूछ नहीं रहा पूछिए, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तुरंत। स्लाइड है ना सर? किसी को कोई कुछ पूछना है जल्दी से पूछिए। किसी को कुछ नहीं? क्या वो? जो भी आया वो वैल्यू हमने कैलकुलेशन नहीं किया तो ज़्यादा है, ज़्यादा कास्ट लग रहा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 3 फेज 3 कंडक्टर में। तो इससे आपको एक ये मिलेगा कि कैसे एनालिसिस किया जाता है सिस्टम्स का, और कोई इससे अदर चीज़ें नहीं मिलनी है, लेकिन एनालिसिस करना भी आपको आना चाहिए। एनालिसिस करना नहीं आएगा तो सिस्टम की स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी आपको फाइंड आउट नहीं होगी, ठीक है। और कॉस्ट कंपेरिजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 ही चीज़ है जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट से आपके पास 7वां ही नाम दे रहा हूँ मैं, 3 फेज 3 कंडक्टर मेथड। दैट्स मीन अब 3 फेज का जनरेशन हो रहा जो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा, ठीक है। तो न्यूट्रल नहीं है यहाँ पे, ये ट्रांसमिशन लाइन की हम स्टडी करेंगे, उसके अलावा किसी की स्टडी नहीं करेंगे। ये आपके पास 3 फेज सिस्टम है, लोड भी आपका 3 फेज का है। मोहल्ले वाला RYB जो आपके मोहल्ले में आ रहा है, लेकिन न्यूट्रल नहीं है। देखो एक्चुअल में पावर सिस्टम में ये ट्रांसफार्मर होता है 3 फेज का, ये 3 फेज का ट्रांसफार्मर ही होगा। ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज के बीच का VM आपने पहले ही मान लिया है, इसके बीच भी VM होगा। कहीं आपको कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा, इसके बीच भी VM होगा। अब ये 7वां मेथड है, तो हमने कहा I7 है, I7 है एंड दिस वन इज I7 है, और ये लोड्स हैं। एक्चुअल में ये लोड ना होके आपके पावर सिस्टम में ये आपको क्या मिलेगा, दिस वन बेसिकली आपको मिलेगा मार्कर का है, ट्रांसफॉर्मर ही मिलेंगे ये। तो अब इसकी एनालिसिस करनी है हमें।
ओके, तो आते हैं, अभी हमने बोला कि बैलेंस कंडीशन एंड पर फेज एनालिसिस होता है, तो ध्यान से देखिएगा। अब 3 फेज का है तो पर फेज पावर P/3 हो जाएगा, एंड दिस वन इज मैक्स वोल्टेज है, RMS में होगा तो Vm/√2 हो जाएगा, एंड दिस वन है I7 cos phi L। ओके, बहुत सिंपल है ये। तो I7 इज गिवन बाई द √2/3, ध्यान से देखते जाइएगा, P/Vm cos phi L। देन व्हाट इज द लॉसेस? लॉसेस यहाँ से भी करंट, यहाँ से भी करंट, तो तीनों फेस में करंट पास हो रहा था, तीनों में लॉस होगा 3I7² R7। ओके, बीम आर्मी सर, 1 फेज 2 कंडक्टर विद 1 कंडक्टर अर्थ में न्यूट्रल और करंट के बीच में बताइए। बता दिया यार, सेम होता है, सुने ही नहीं तुम। भीम आर्मी, अपना नाम लिखो। सिंगल फेज 2 कंडक्टर विद 1 कंडक्टर अर्थ में सेम करंट होगा, जो फेज में करंट है वही न्यूट्रल में करंट होगा। तो W बराबर ये हो जाएगा, लॉस बराबर, ध्यान से देखिएगा। देन I7 इज रिटन एज W/3 बाद में इसको यहाँ रख लेते हैं, तो हो जाएगा आपका W इज गिवन बाय द 3I7², दैट्स मीन 2/9 P²/Vm² cos² phi L मल्टीप्लाइड बाय द ρL/A7। देखते जाइएगा सब। नेक्स्ट आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, तो आपके पास आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर हो जाएगा 2P² ρL/3 Vm² cos² phi L इंटू W, ये हो जाएगा। A7 आ गया, तो आपको आयतन निकालना है, तो तीनों में कंडक्टर लगा है तो तीनों में आपको आयतन लगाना पड़ेगा, तो 3A7 इंटू L हो जाएगा, और 3A7 इंटू L 10 मिनट आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये हो जाएगा 2P² ρL² Vm² cos² phi L इंटू W, और इसको हम अगर लिखें तो हो जाएगा ये 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हो जाएगा K/2 इंटू cos² phi L। तो देखो ये आ गया K/2 cos² phi L। कोई कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत बताइएगा। ये 3 फेज का सिस्टम है, तो देखो हर एक फेज का सिस्टम, एक स्लाइड दीजिएगा, स्लाइड जो था, हाँ ये दिख रहा ना। तो देखो आप लोगों को एक स्लाइड दिख रहा होगा, उसमें मैंने दिखाया है कि DC 2 कंडक्टर या 2 वायर विथ 1 कंडक्टर अर्थ, इसमें देखो इसको हमने रेफरेंस लिया, 1 मिला है, 1 मिला है। उसके बाद देखिए आपको DC 2 विथ मिड पॉइंट अर्थ, इसमें हमने प्रूव किया था 0.25 K था, तो 0.25 K आपको फिर से दिख रहा होगा। DC 3 कंडक्टर विथ मिड पॉइंट अर्थ, इसमें दिखा था आपको 0.3125 K था। उसके बाद हमने सिंगल फेज का एनालिसिस किया था, 2/cos² phi मिला था। उसके बाद हम 2 फेज में आ गए थे, 2 फेज 3 कंडक्टर में आए थे, तो 1.457/cos² phi ये मिला था। देन हम 3 फेज में आ गए थे, और 3 फेज 3 वायर में मिला था 0.5/cos² phi L। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब इधर आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इकोनॉमी देखें तो DC में जो 3 सिस्टम है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये DC है, इसमें सबसे चीप जो सिस्टम होगा वो आपके सामने है, कौन सा? जिसमें DC 2 कंडक्टर विथ मिड पॉइंट अर्थ। और अगर AC की बात करें तो 3 फेज में 2 फेज और सिंगल फेज के ज़्यादा पावर कैपेबिलिटी की क्षमता है और उतना ही कंडक्टर लगना है, देयरफॉर 3 फेज 3 वायर सिस्टम ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आता है। और अगर HVDC हम यूज़ करते हैं तो जिसको बाईपोलर सिस्टम बोला जाता है, एक्चुअल में ये आपका है DC 2 कंडक्टर विथ मिड पॉइंट अर्थ, ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल में आता है। तो ये आपका भी ओवरहेड था, तुरंत के तुरंत हम अंडरग्राउंड सिस्टम का भी एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि जिससे कि आपका कंपैरिजन जो वहाँ पे देखो अभी चार्ट बना हुआ था, उसी चार्ट में आपको दिख जाए। किसी को उस चार्ट में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछिएगा। तो 10 के 10 का आपको मैंने कंपेरिजन दिखा दिया। तो HVDC में बाईपोलर सबसे चीप है और HVAC में सबसे चीप 3 फेज 3 कंडक्टर मेथड ही है, इसलिए 3 फेज 3 कंडक्टर मेथड यूज़ किया जाता है HVAC में।
और बाईपोलर यूज़ किया जाता है HVDC में, क्योंकि यहाँ खर्चे कम से कम आएंगे। किस पे? कंडक्टर पे। कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछिए। किसी कोई कंफ्यूजन हो पूछिए। एरर आ रहा है? नौ। अभी ये ओवरहेड सिस्टम था, तुरंत हम अंडरग्राउंड पे भी आते हैं। अंडरग्राउंड सिस्टम, यही सप्लाई सिस्टम है, ये अंडरग्राउंड से भी हो सकता है। अंडरग्राउंड का जो सिस्टम होगा आपको पता है, उसके लिए हमें केबल यूज करने पड़ेंगे और बहुत जगहों पे आप देखते हो जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो केबल से, मे बी द 132 kV का हो, मे बी द 220 का हो, कहीं कहीं आपका 400 भी है, कहीं कहीं आप देखिएगा जहाँ पे सबमरीन केबल डाले जाते हैं वहाँ पे 400 एंड HVDC का भी पड़ा हुआ है ±500 kV का। तो वहाँ पे हमें ये भी देखना है कि अगर हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम केबल से है तो कहाँ पे कितना खर्चा आएगा, उसका आपको मैंने टेबल अभी दिखा दिया था, लेकिन हम एक दो प्रूफ करके दिखाते हैं जिससे कि वो जो टेबल है वो टेबल समझने में आपको आसानी मिल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट सप्लाई सिस्टम, और ये बोला जाएगा अंडरग्राउंड। ठीक है, तो अंडरग्राउंड सिस्टम, देखो अंडरग्राउंड सिस्टम में बस दिक्कत यही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, अनुराग कश्यप पूछ रहे हैं सर, रेलवे लाइन के लिए 2 फेज कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप देखिएगा 2 फेज टू सिंगल फेज का कन्वर्टर होता है। 2 फेज इनकमिंग होता है, लेकिन वो ट्रांसफार्मर जो होता है 2 फेज टू सिंगल फेज में कन्वर्ट करता है। इनपुट 132 kV है। ठीक है, क्योंकि 132 kV का पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी अच्छा मिलेगा, तो 220 kV का अगर वो पावर लेगा तो उसको 60-70 मेगावाट मिल जाएगा, तो 5-6 ट्रेनें एक ट्रैक पे आ सकती हैं। ठीक है, कि अगर एक ट्रेन सपोज करो 7-8 मेगावाट का ले रहा, तो ऐसे ही अगर 6-7 ट्रेनें एक ट्रैक पे चल लेंगी तो 132 से लेगा तो ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी होगा, तो ज़्यादा पावर कैपेबिलिटी है तो ज़्यादा ट्रेनें चल सकती हैं। लेकिन अगर वो सिंगल फेज का लेगा तो पावर कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, रेगुलेशन पुअर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो हाई वोल्टेज सिस्टम मोर एडवांटेजेस दैन द लो वोल्टेज सिस्टम। ठीक है, तो 27.5 kV का ट्रांसफार्मर होता है, 132/27.5 kV का होता है, तो उसको 25 kV AC में कन्वर्ट करता हो। ठीक है, तो 2 फेज में अगर यूज़ करोगे तो स्टेबिलिटी, पावर कैपेबिलिटी, रेगुलेशन ये सब अच्छा मिलेगा। ठीक है, लोड सडनली आ जाए, कोई और एक ट्रैक पे ट्रेन आ जाए, तब भी वो बैलेंस किया रहेगा। कोई दिक्कत है किसी और को? किसी को कन्फ्यूज़न हो तो पूछिएगा। नाउ देखो अंडरग्राउंड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अंडरग्राउंड सिस्टम का अभी देखिएगा, आपको दिखेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत एडवांटेज है। फॉल्ट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अंडरग्राउंड है तो क्लाइमेट से जो या नेचुरल जो फॉल्ट होना है वो सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेचुरल फॉल्ट दैट मीन्स बहुत तेज़ आंधी तूफान आ गया तो टावर्स गिर जाते हैं, ये सब गिर जाता, पेड़ गिर जाता है उसके ऊपर, तो ये सब नहीं होगा, तो फॉल्ट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको पता है देखने में अच्छा लगता है, अंडरग्राउंड सिस्टम बहुत ही सुसज्जित दिखता है कि कोई ROW नहीं रहेगा, नहीं तो टावर से जाता है बोला जाता है पेड़ मत लगाइए, मकान मत बनाइए। ठीक है, ये होगा ना। उसके साथ साथ ट्रांजिएंट, ओवर वोल्टेज का जो ट्रांजिएंट इफेक्ट है ये कम हो जाएगा। केबल से लेके जाओगे तो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि केबल का सर्ज इम्पिडेंस कम होता है, तो वो एडवांटेज मिलेगा। बट एक ही दिक्कत होती है
कि केबल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, जो कंडक्टर खरीदोगे आप केबल का उसका दाम बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये देखना है कितना आएगा, और वो कंपेरिजन आपको टेबल से भी दिखाया था, लेकिन फिर से हम उसको एक दो अगर एनालिसिस कर लेंगे तो और आपके लिए सिस्टम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शिवम अस्थाना पूछ रहा है सर 1 कंडक्टर यूज इन ट्रैक्शन कितना SIL होगा, उसका निकालना पड़ेगा। कंडक्टर आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, कॉपर कंडक्टर यूज़ कर रहे हो कि एल्युमिनियम कंडक्टर यूज़ कर रहे हो, उसके साथ साथ उसका सर्ज इम्पेडेंस कितना है, वो सर्ज इम्पेडेंस बताएगा कौन, जिस मैन्युफैक्चरर से आपने उस कंडक्टर को परचेस किया है। ठीक है, तो वो टेस्टिंग करता है लैब में, वो बताएगा कि इस कंडक्टर को जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये डॉग है, पैंथर है, ज़ेब्रा है, जो भी है, तो इसका इतना सर्ज इम्पेडेंस है। तो आपको वही फार्मूला लगाना है V²/ZC। V इज़ द लाइन वोल्टेज, तो अगर 25 kV का है तो V² 25 kV का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ZC, उसी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, सिंगल फेस है तो V²/ZC और 3 फेस है 3V²/ZC हो जाएगा। ओके, दीपांजलि सिंगल फेस 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ एंड 3 फेस 3 वायर, दोनों में ओवरहेड की वैल्यू सेम है, तो 3 फेस 3 वायर को क्यों प्रिफर। सिंगल फेस की पावर कम होगा ना, 3 फेस का पावर 3 गुना ज़्यादा होगा दैन द इसके। ठीक है, ओके, एंड स्टेबिलिटी अच्छी होगी, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी अच्छी है तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। हाँ, शिवम अस्थाना कॉपर यूज़ करो चाहे एल्युमिनियम यूज़ करो, कंपनी आपको बताएगा। अब कोई भी हम जैसे रेलवे का पूरा सर्ज इम्पेडेंस हर एक कंडक्टर का याद नहीं रहेगा, किसी को नहीं रहेगा, डाटा निकालना पड़ेगा कितना वो सर्ज इम्पेडेंस यूज़ करते हैं। ठीक, निकालने का तरीका वही है SIL, जो फार्मूला आप पढ़ते हो वही फार्मूला पावर सेक्टर वाले भी यूज़ करेंगे, हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेगा रेलवे, वही कहीं पे माइनिंग में काम हो रहा है वहाँ भी लाइन बनी है तो वहाँ भी वही चीज़ यूज़ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम में। बता दिया ये ज़्यादा एडवांटेज है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो कैपिटल देखना है कितना एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए इधर सबसे पहला अंडरग्राउंड है तो यहाँ पे केबल से सप्लाई जाएगी, केबल। ओके, और केबल में जो कंडक्टर होते हैं अगर मल्टी फेस का, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो इंसुलेशन दिया जाता है वो कंडक्टर के बीच के दोनों कंडक्टर 20 का होता है, और यहाँ पे कंडक्टर टू कंडक्टर के बीच का जो वोल्टेज होगा मैक्स होगा, और उस मैक्स के अकॉर्डिंग उनके बीच में हम इंसुलेशन देंगे, उनके बीच में हम क्या देंगे, इंसुलेशन देंगे। ठीक है, तो ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर, इसके बीच में जो ये आपका इंसुलेटिंग मीडियम है, ये VM को क्या कर ले, शेयर कर ले, इतने का इंसुलेशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहला आते हैं, आपके पास है जो इसके पहले पढ़े थे आप, HVDC पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले था वही HVDC का केबल से DC 2 कंडक्टर या 2 वायर विथ 1 कंडक्टर अर्थ। ओके, अब देखो वही चीज है, ध्यान से देखिएगा, वही चीज है, आपने DC को दिखाया। अब देखो ये जो आप ले जा रहे हो ना, केबल से जा रहे हो, दिख रहा दूर दूर है लेकिन ये केबल में है, रिमेंबर द पॉइंट, ये केबल में है, ये लोड है। अब केबल से ले जा रहे हो और इसको आपने एक कंडक्टर अर्थ कर दिया, जो पहला सिस्टम था ओवरहेड का वही सेम है। ओके, वही है। अब देखो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इनके बीच का कितना होगा, दोनों कंडक्टर के बीच का वोल्टेज कितना होगा, VM होगा। ठीक है, और सेम चीज वही है, सेम पावर डिलीवर करना, याद रखिएगा, कंपैरिजन कर रहे हैं अंडरग्राउंड से, सेम दूर है, सेम लेंथ है, ये लाइन की दूरी सेम है। ओके, सेम पावर लॉस है, सेम लेंथ है, सेम पावर को ट्रांसमिट करना है। ठीक, तो देखिए इधर P बराबर कितना हो जाएगा, VMI1, सेम पावर डिलीवर कर रहा है, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, P/VM। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा।
कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बता दीजिएगा। नेक्स्ट, हाउ मच इज द लॉस? लॉस बराबर I1 स्क्वायर R1, I1 स्क्वायर दैट्स मीन इज द P स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर, ठीक है। R1 दैट्स मीन रो L अपॉन A1, ठीक है। तो A1 इज गिवन बाय द P स्क्वायर रो L अपॉन VM स्क्वायर W, ठीक है। तो हाउ मच इज द आयतन? आयतन से ही पता चलेगा कितना कंडक्टर का वॉल्यूम लग रहा है। तो हो जाएगा A1L प्लस A1L, इतना L और इतना L 2L, तो 2L को हमने 2 बार लिख दिया, तो हो जाएगा 2A1L और 2A1 दैट्स मीन P स्क्वायर रो L स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया था, लॉस यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो 2 यहाँ भी होगा, 2 भूल गया था मैं, तो हो जाएगा 2 मतलब ये 4 हो जाएगा, 4 अपॉन हो जाएगा VM स्क्वायर W। तो देखो वही आ गया K, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेम आएगा, यहाँ भी वही आएगा, दिस वन इज ए K, ठीक है। तो ओवरहेड यहाँ पे था, अभी इसका हम फिर से दिखाएंगे। ओवरहेड था, ये अंडरग्राउंड था, इसमें भी K आएगा और इसमें भी K आएगा, ठीक है। कौन था ये? DC2 विथ 1 अर्थ, ठीक है, 1 अर्थ है। नाउ DC2 विथ मिड पॉइंट अर्थ, ध्यान समझिएगा, अब यहां से शुरू हो रहा है, ध्यान देखिएगा। अब यहां मिड पॉइंट अर्थ करना है, दैट्स मीन एक DC और यूज करना है। अब इसको हमने अर्थ कर दिया, क्लियर। अब तो केबल में अभी भी केवल 2 तार जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 तार जाएगा, तो इन दोनों के बीच का जो मैक्स वोल्टेज होगा वो VM होगा। कंडक्टर से कंडक्टर के बीच का जो वोल्टेज होता है वो VM होता है इन द केस ऑफ द केबल्स। तो यहाँ VM ये होगा, क्योंकि यहाँ इसके पहले वाले में चेंज हो गया था। अब ये I2 हो जाएगा, ये DC2 कंडक्टर विथ मिड पॉइंट अर्थ, देखो मिड पॉइंट को हमने अर्थ कर दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तुरंत बताइएगा। मिड पॉइंट को हमने क्या कर दिया? अर्थ कर दिया, ठीक। तो नाउ ध्यान से देखिए, अब इसकी एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो देखिए अब इधर ध्यान से देखिएगा। नाउ P बराबर हो जाएगा, अभी भी कितना वोल्टेज? VM ही है, तो VM स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, VM स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाइड बाई द I2, वही होगा। एंड दिस वन इज रिटन एज I2 इज गिवन बाय द P अपॉन VM स्क्वायर, ओके। नाउ व्हाट इज द लॉसेस? यहाँ भी करंट है और यहाँ से भी करंट जा रहा है लौट के, तो हो जाएगा 2I2 स्क्वायर R2 और 2I2 स्क्वायर रो L अपॉन A2। नाउ I2 का मान रख दिया हमने, तो 2I2 स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर रो L अपॉन A2। तो A2 इज गिवन बाय द 2P स्क्वायर रो L अपॉन VM स्क्वायर। आ गए सब चले गए लड़के तुरंत भागते हैं।
वोल्टेज मोहल्ले का बहुत फ्लक्चुएट है। हो गया, आ गया सब। सबको मेरी आवाज़ ऑडिबल है? आवाज़ जा रही है सबके पास? रिस्पॉन्ड करिए। ओके, बस रहने दे। सबको आवाज़ जा रही है ना हमारी? नाउ तो चलो, तो देखो हम लोग केबल की अब अंडरग्राउंड से ही हम लोग पावर लेके जा रहे थे, तो उसका कंपैरिजन देख रहे थे व्हाट इज हैपनिंग। तो हमने दो कंपैरिजन अभी HVDC के दिखाया, एक AC का दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक AC का दिखा देते हैं और वो 3 फेज का ले लेते हैं या सिंगल फेज का ले लेते हैं पहले, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। ओके, तो देखो थर्ड वन ले लिया हमने, सिंगल फेस AC विथ 2 कंडक्टर 1 कंडक्टर अर्थ। लेकिन अब ये केबल से जा रहा है, याद करिएगा अंडरग्राउंड सिस्टम है, अंडरग्राउंड सिस्टम है। ये देखो AC का सिंबल अल्टरनेटर का हमने बना दिया, ठीक। एक ये तार है, दूसरा तार ये है, आपके मोहल्ले में जा रहा है, लेकिन ये अंडरग्राउंड केबल से जा रहा है, याद करिएगा। और इसको हमने अर्थ कर दिया, ठीक है। ये लोड है आपके मोहल्ले का। अब जो केबल में जो कंडक्टर टू कंडक्टर के बीच का जो इंसुलेशन देते हैं वो मैक्स वोल्टेज का देते हैं, तो VM हो गया। इन दोनों के बीच का जो मैक्स वोल्टेज है VM है, ओके। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लीजिएगा, किसी को डाउट हो तुरंत पूछिएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे P AC सिस्टम है, मैक्स ना हो के RMS वोल्टेज लगता है, तो VM/√2 I3 हम बोल रहे हैं क्योंकि तीसरा सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। और मान लिया लोड का पावर फैक्टर cos φL है, तो देखो I3 बराबर हो जाएगा √2P/VM cos φL। अब देखो यहाँ से तीसरा करंट जा रहा है, तो यही करंट लौट के जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब करंट लौट के जा रहा है तो W लॉस दोनों में होगा 2I3² R3, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 2I3², दैट्स मीन 2P² VM² cos φL and ρL/A3, okay. तो now what is the A3 is given by the 4P² ρL/VM² cos² φL। तो what is the आयतन? आयतन मतलब कंडक्टर का कहाँ कहाँ आयतन लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, तो दोनों कंडक्टर लग रहे हैं, तो हो जाएगा 2A3L। तो 2A3 दैट्स मीन दिस वैल्यू हो जाएगा ये 4P² ρL² cos² φL। तो देखो वो हो जाएगा कितना, ये स्टैंडर्ड K था, ठीक है। तो हो जाएगा 2K cos² φL। देखो ये ओवरहेड में भी था और यही अंडरग्राउंड में 2K cos² φL। तो याद कर लेना, ये भी सिंगल फेज का चाहे केबल लो चाहे ओवरहेड लो, दोनों में कंडक्टर का दाम सेम आएगा, लेकिन दाम थोड़ा सा केबल का ज़्यादा होगा। क्यों हुआ? क्योंकि इंसुलेशन यहाँ पे ओवरहेड में एयर इंसुलेशन था, लेकिन अब यहाँ पे आपको डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करना पड़ेगा, तो एक दाम बढ़ेगा। कंडक्टर का दाम तो सेम है, लेकिन इंसुलेशन का दाम बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा अभी देखो, ये भी एग्जैक्ट निकाल के लाऊंगा मैं आपको, इंसुलेशन तक का निकाल के लाऊंगा कि HVDC है, HVAC है, ये वोल्टेजेस हैं, इतना पावर डिलीवर करना है, किसमें आपका इंसुलेशन दाम ज़्यादा आएगा, किसमें कंडक्टर का। दो कंडक्टर तो अभी मैं निकाल ही रहा हूँ आपके सामने, अभी इंसुलेशन का भी दाम निकाल दूंगा। वेट एंड वॉच करते रहिए, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा, धीरे धीरे मिलेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछिएगा। अब सीधे 3 फेज में हम आ रहे हैं।
3 फेस 3 कंडक्टर में आ जा रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा वो। चले जाते वहां से लेते आते। लेके आ जाओ यही मोड़ पे ही। अब देखो यहां पे जो मैक्स वोल्टेज होगा बिटवीन द कंडक्टर टू कंडक्टर होगा, वीएम यहाँ भी होगा, वीएम यहाँ भी होगा, वीएम इसके इसके बीच में होगा। ठीक है, ये हम फोर्थ दे रहे हैं, 3 फेज एसी विथ 3 कंडक्टर मेथड। कंपेरिजन करना चाह रहा हूँ मैं कि व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंडक्टर इन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड। तो देखो इधर अब आप बैलेंस कंडीशन में हम स्टडी कर रहे हैं और पर फेज एनालिसिस होता है, व्हाट एवर द नंबर ऑफ फेज, पावर सिस्टम पर फेज एनालिसिस होगा। तो पर फेज कितना पावर जाना है, P/3, ध्यान से देखते रहिएगा। ओके, एंड 3 फेज का पावर आपने पढ़ा होगा कि 3 फेज का पावर P बराबर आपने पढ़ा होगा कि 3 VL और IL cos phi L होता है। तो पर फेज 10P/3 और ये बटे 3 आ जाएगा, तो ये VL IL cos phi L हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा। पर फेज यही होगा ना, 3 फेज के लिए ये पढ़ा, सॉरी √3 VL IL cos phi पढ़ा, तो पर फेज बराबर P/3 और 3 यहाँ भी हो जाएगा। ओके, तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो P/3 इज गिवन बाई द, ये हो जाएगा VL IL cos phi L अपॉन √3। ओके, तो अब हमें पढ़ना है किसका, दिस वन इज अ 3 फेज सिस्टम का जहां 3 कंडक्टर हैं, बट ये अंडरग्राउंड केबल्स में है। दैट्स मीन जो केबल है वो अंडरग्राउंड केबल से ऐसे है। ठीक है, तो दो जो आपके वोल्टेजेस हैं इनके बीच का जो मैक्स वोल्टेज है, 2 कंडक्टर के बीच का जो मैक्स वोल्टेज है वो VM, और इसको हम लोग AC में क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। 2 कंडक्टर के बीच का जो वोल्टेज होगा, तो लाइन वोल्टेज भी RMS होता है, जबकि यहाँ आप मैक्स में लिख रहे हो। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज RMS है और जबकि ये मैक्स है तो VM/√2 हो जाएगा। ओके, तो नाउ अब देखो इसका हम कैलकुलेशन करने चल रहे हैं, तो P/3, ठीक है, पर फेज VP/IP cos phi L, यही होगा। और VP बराबर होता है फेज वोल्टेज, VP बराबर फेज वोल्टेज। और लाइन का कितना होता है, ये लाइन का अपॉन √3 होता है। ठीक है, और यहां लाइन वोल्टेज कितना है, VM है, ध्यान समझिएगा, IP cos phi L और VL यहाँ VM है। ठीक है, यहाँ लाइन वोल्टेज कितना है, मैक्स वोल्टेज है। दिखाई दे रहा है सबको? नहीं आ रहा हो पूछिए जल्दी से, किसी को कंफ्यूजन हो तुरंत पूछिए। दिनेश उपाध्याय, वो AC उसी सब चल रहा भाई। चलो अभी तक तो यहाँ देखो ये फॉर्मूला हमने लिखा है, तो P/3 इज गिवन बाई द VL को हम लोग लिख रहे हैं VM/√3 गुणे √2 IP cos phi L। ठीक है, तो IP इज गिवन बाई द, हो जाएगा ये यहाँ से √3 कर दिया, P √2/√3 सही हो गया।
ये हो गया Vm cos phi l। नाउ व्हाट इज द लॉसेस? इस कंडक्टर में भी लॉस होना है, इस कंडक्टर में भी लॉस होना है, इस कंडक्टर में भी लॉस होना है, तीनों में करंट फ्लो हो रहा। तो जब तीनों में करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखिएगा 3, ध्यान से देखिएगा IP स्क्वायर R4 नंबर है, और जितना भी है 4th नंबर है R4, ठीक है। और इसको भी I4 भी लिख सकते हैं, लेकिन IP चल रहा है तो IP रहने दो। IP स्क्वायर 2/3 P स्क्वायर VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई l, और ये हो जाएगा रो L अपान A4, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा W या A4 सीधे निकाल लेते हैं। A4 इज गिवन बाई द, हो जाएगा A4 इज गिवन बाई द 2P स्क्वायर रो L अपान VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई l इंटू W, ओके। नाउ A4 आ गया, तो व्हाट इज द आयतन, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा? तो 3A4 इंटू L, एक L ये, दूसरा L ये, तीसरा L है। कंडक्टर तीनों में करंट सेम है तो सेम होगा, तो ये हो जाएगा 3 × 2P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपान VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई l इंटू W, ओके। अब देखो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 2 का यहाँ, 2 का यहाँ, ये 4 हो जाएगा, और 3/2 हो जाएगा, और ये 4 हो गया, तो ये K हो गया। दैट्स मीन हो जाएगा 1.5 K अपान कॉस स्क्वायर फाई l, जबकि यहाँ पे आया था 0.5 K अपान कॉस स्क्वायर फाई l। देखो अपने आप समझ में आ रहा होगा। दैट्स मीन अगर हम 3 फेज का, देखो आपके सामने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जबकि मैं अभी PDF आपको शेयर किया था, कैलकुलेशन कराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि एक कैलकुलेशन करने में लड़के दिक्कत करते हैं, कहाँ लाइन वोल्टेज है, कहाँ फेज वोल्टेज है, और कहाँ हमें RMS लेना है। ये सब कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, कन्फ्यूज़ रहते हैं बच्चे। तो देयरफॉर हम आपको दिखा भी रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे सब लिखते भी चल रहे हैं कहाँ पे कौन सा वोल्टेज होता है, ठीक है। तो अगर आपने ओवरहेड यूज किया, तो अगर इतना कंडक्टर का दाम आ रहा था, तो देखो अंडरग्राउंड में उसका इसी का 3 गुना आएगा। कंडक्टर जब 3 गुना हो गया, तो इंसुलेशन और इन सब का दाम सोचो कितना गुना बढ़ेगा, तो केबल का दाम कितना गुना बढ़ जाएगा। आपके सामने एकदम रिजल्ट आ रहा है। कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछिएगा, किसी को कंफ्यूजन हो प्लीज पूछिए। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछिएगा। कोई डाउट है किसी को? अस्थाना, शिव अस्थाना, सचिन उपाध्याय, सचिन मिश्रा, दिनेश उपाध्याय, नीतीश कुमार, किसी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिएगा। रिस्पांस करिए जल्दी से, रिस्पांस करिए जल्दी से। तो PDF हमने आपको दे दिया, PDF आपको दे दिया। कभी कभार एक पूछा जाता है ओवरहेड में इतना खर्चा है, तो अंडरग्राउंड में कंडक्टर का कितना खर्चा आएगा, तो उसका PDF हमने शेयर भी कर दिया था, और कैलकुलेशन करना आपको बता दिया कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर इन द केस ऑफ द ओवरहेड या इन द केस ऑफ द अंडरग्राउंड। कहीं कहीं केबल से लिख के आ जाए तो केबल और अंडरग्राउंड दैट्स मीन द सेम वन, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंडक्टर इन द केस ऑफ द ओवरहेड एंड इन द केस ऑफ द अंडरग्राउंड सिस्टम, ओके। तो शायद आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट द या हाउ टू एनालाइज द HVDC एंड HVAC सिस्टम, ठीक है। तो देखिए अब चलते हैं, ये ओवरहेड अंडरग्राउंड भी आपके सामने प्रूव हो गया, और फिर से अगर आपको शेयर करवाना है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा सब।
सब के सब कंपेरिजन है आपके पास। डीसी 2 कंडक्टर विथ 1 कंडक्टर अर्थ ओवरहेड अंडरग्राउंड का देखिए दोनों सेम आ रहा। डीसी 2 कंडक्टर विथ मिड पॉइंटर, जिसको बोला जाता है जिसमें बाइपोलर सिस्टम, ओवरहेड में 1/4 कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है कंडक्टर का, लेकिन अंडरग्राउंड में पूरा का पूरा 100% कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 3 फेज 3 वायर में देखिए 0.5 अभी अभी सामने सब प्रूव किया हूं, जबकि आपका अंडरग्राउंड में 1.5 3 गुना ज्यादा। ऐसे 3 फेज 4 वायर सिस्टम में जहां पे न्यूट्रल आपको जरूरत है, कंज्यूमर को जरूरत है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देखो आपका वैल्यू आया 0.583 अपान कॉस स्क्वायर 5, 0.583 अपान कॉस स्क्वायर 5, और अंडरग्राउंड में आया है 1.75 अपान कॉस स्क्वायर 5। दरअसल देखो लगभग यहाँ भी 3 गुना ज़्यादा लगेगा लगभग। ठीक है, तो 3 गुना ज़्यादा लगता है। कभी कोई पूछे अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड में क्या खर्चे आएंगे कंडक्टर का, तो आपको बताना है लगभग 3 गुना ज़्यादा आएगा। ठीक है, नाउ तो सप्लाई सिस्टम आपका फिनिश हो चुका है। तो आइए अब देखो, कॉस्ट का अभी आपने कंपेयर तो कर लिया कि HVDC में अगर हम देखें सबसे लोएस्ट कॉस्ट किस में आता है, कंडक्टर का लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कंडक्टर, तो हमने कह दिया ये वही था जिसका नाम था DC 2 कंडक्टर विथ मिड पॉइंट अर्थ, और जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं टेक्नोलॉजी में दिस वन बाईपोलर सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, बाईपोलर। और अगर हमने देखा HVAC में सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कंडक्टर किसका आया है, तो 3 फेस 3 कंडक्टर या 3 वायर का। ठीक है, और इसको हम सबसे ज़्यादा HVAC में प्रिफर करते हैं। और यहाँ पे जो कॉस्ट आया था, देखो यहाँ पे आया था कॉस्ट 0.25 के, जबकि यहाँ पे आया था कॉस्ट 0.5 के अपान कॉस स्क्वायर 5। ठीक, तो फिर क्या पूछा है शिवास्थाना, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड दोनों के सेम रेटिंग पर SIL अलग क्यों, सेम वोल्टेज रेटिंग पर SIL अलग होगा। ठीक है, SIL देखो SIL अभी इसको भी मैं दे रहा हूँ, SIL इज गिवन बाय द V स्क्वायर अपान ZC। तो केबल में आपका, केबल में C कमान इज C केबल इज हायर देन द C ओवरहेड। ठीक है, एंड L ओवरहेड इज हायर देन द L अंडरग्राउंड या केबल। ओके, तो देखो अपने आप क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, दिस वन इज अ क्लियर कि ZC इज गिवन बाय द √L अपान C। तो ZC ओवरहेड का ज़्यादा होगा देन द ZC केबल का, तो अब इसलिए सेम वोल्टेज का रहेगा तो केबल का SIL ज़्यादा होगा देन द ओवरहेड का। ओके मिस्टर शिवास्थाना, क्लियर है? क्लियर हो गया? सबके डाउट क्लियर हो गए? फिर से एक बार रिस्पॉन्ड करिए, किसी कोई दिक्कत हो तुरंत रिस्पॉन्ड दीजिए।
चलिए, ये सब प्रूव होगा अभी, आगे वेट करिए। तो देखो अभी, अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा सर, जब ट्रांसमिशन लाइन आप बना रहे हो, ठीक है, तो आप क्यों नहीं HVDC का ये वाला सिस्टम यूज करते, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ कंडक्टर बहुत कम आ रहा है, ठीक है। बट कहीं कहीं आप HVDC देखे हो, कहीं कहीं आप HVAC देख रहे हो, ठीक है। समवेयर आपको जो ट्रांसमिशन लाइन दिखता है वो HVAC दिखता है, और समवेयर आपको HVDC दिखता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपको देखो HVDC या HVAC कौन सा प्रीफर करना है, ये आपका डिपेंडेंट होता है 3 चीज़ों पे। ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सिस्टम यूज़ करना है, HVDC या HVAC। लड़के वैसे रट्टा मार लिए हैं, कहते हैं सर बहुत लंबा दूर होगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगा 700 800 900 किलोमीटर, तो हम HVDC यूज़ करेंगे। बट इन दोनों का बहुत ध्यान समझिएगा, इन दोनों का कौन सा सिस्टम यूज़ करना है, इसके लिए 3 चीज़ें आती हैं। फिर से वही, एक चीज़ पे नहीं, केवल इकोनॉमिक देख के नहीं। आप देखो इकोनॉमिक दिख रहा, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से ही केवल नहीं, पहला इकोनॉमी आता है, दूसरा टेक्निकल, तीसरा आपके पास आएगा रिलायबिलिटी। ध्यान समझिएगा, देयर आर 3 फैक्टर्स यूज फॉर द कंपैरिजन ऑफ द HVDC एंड HVAC सिस्टम। 3 सिंहास्थाना सीरीज कंपनसेशन केबल में होता है सर। केबल में कैसे कर पाओगे सीरीज कंपनसेशन? केबल में कोई कंपनसेशन करना बहुत फिजिबल नहीं है, उसको कंपनसेशन करना फिर से आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। केबल में कंपनसेशन करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक। तो आ जाओ यहाँ पे, तो HVDC और HVAC इसमें से कौन सा सिस्टम हमें प्रीफर करना है, ये बेसिकली 3 फैक्टर्स हमारे गवर्न होते हैं, और ये तीनों फैक्टर्स जब हम लोग देखते हैं तभी जाके हम लोग कह पाते हैं कि हमें HVDC प्रेफर करना है कि HVAC। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक कंसिडरेशन, दूसरा आता है टेक्निकल कंसिडरेशन, और तीसरा आता है रिलायबिलिटी कंसिडरेशन, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अभी और आगे पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, एक बार रिस्पॉन्ड करिए तो मैं आगे बढ़ूं। देयर आर 3 फैक्टर्स used to power system for comparison of the HVDC and HVAC system, economic, technical and reliability, ठीक है। तो सबसे पहला इकोनॉमी देखते हैं सब, ध्यान देखिएगा। सबसे पहला इकोनॉमी देखते हैं, आइए इधर। उसके बाद टेक्निकल देखते हैं, उसके बाद हम रिलायबिलिटी देखेंगे, ठीक है। और ये तीनों देख के फिर हम ये पढ़ेंगे कि कितने HVDC सिस्टम है हमारे पास नेक्स्ट डे। उसके बाद हमें ये देखना है कि ध्यान समझ लीजिए, एक बार थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे जो आप कह रहा हूँ उसको देख लूँगा मैं। इकोनॉमी देखेंगे, इकोनॉमी हम लोग देख लेंगे कि HVDC में कितना आएगा और HVAC में कितना आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितने टाइप के HVDC सिस्टम बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और इंडिया में फिर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे।